बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको मालूम है, हमने कल चैप्टर नंबर 4 जो है फर्स्ट ईयर का स्टार्ट किया था। उसमें हमने स्मार्ट सिलेबस के लिहाज से जो पहला टॉपिक पढ़ा था वो था सेल फ्रैक्शनेशन। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। अब सेल के मुख्तलिफ पार्ट्स को हमने 1 बाय 1 डिस्कस करना है मुख्तलिफ लेक्चर्स में। तो आज जो हम सेल का हिस्सा डिस्कस करेंगे, सेल का जो पार्ट वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मैं आपका टीचर इब्राहिम हैदर अली फ्रॉम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मियां चन्नू आप सबको इस वीडियो में वेलकम कहता हूँ। तो आज हम चलते हैं नए टॉपिक की तरफ कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ना, बेसिकली सेल की सबसे जो बैरूनी बाउंड्री है, द आउटर मोस्ट वाल ज़्यादातर जो सेल की है उसे हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या इसे सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, इज़ द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द सेल। सेल के बाहर जो सबसे बैरूनी दीवार है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हाँ, जाहिर है हर सेल में सबसे बैरूनी दीवार प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होती। जैसे प्लांट सेल्स हैं तो उनमें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर भी सेल वाल होती है, लेकिन हम ओवरऑल जनरल बात करें, जनरली हर सेल के बैरूनी सबसे बाहर मोस्टली मेम्ब्रेन ही होती है। हाँ, वो किसी सेल में मेम्ब्रेन के बाहर सेल वाल भी हो सकती है, लेकिन आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। तो हम अगर इसकी केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो तकरीबन जो है ये लिपिड्स और प्रोटीन्स पे मुश्तमिल है। 60 to 80% प्रोटीन्स होती हैं और 20 to 40% लिपिड्स होते हैं, और इसके अलावा थोड़ी बहुत मिकदार में इसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी मुश्तमिल होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आप कह लें, वो भी इसमें मौजूद होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और प्रोटीन, तीन चीज़ों से मिलके प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनती। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, मुख्तलिफ साइंसदानों ने कोशिश की इसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने की, इसकी बनावट को, इसकी शेप को एक्सप्लेन करने की। दो साइंसदान थे, डेवसन एंड डैनी एले ने 1935 में एक मॉडल दिया था जिसे हम कहते हैं यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल या सैंडविच मॉडल या इनके नाम के ऊपर भी इसका नाम है डेवसन एंड डैनी एले मॉडल। इसमें ये क्या कहते हैं, इन्होंने कहा कि सेल मेम्ब्रेन इज़ कंपोज्ड ऑफ लिपिड बाइलेयर। सेल मेम्ब्रेन में लिपिड्स की दो तहें होती हैं। ये येलो कलर में जो आपको नज़र आ रहा है ये लिपिड बाइलेयर है। एक तह ये है लिपिड्स की, एक तह ये नीचे है। लिपिड बाइलेयर, लिपिड्स की दो तहें होती हैं और इर्द गिर्द जो हैं दो प्रोटीन्स की तहें होती हैं, और ऐसा लगता है जैसे कोई सैंडविच बना हुआ है। कि लिपिड बाइलेयर को ये प्रोटीन, ये जो पर्पल कलर में आपको नज़र आ रही, कि ये प्रोटीन की तहों ने लिपिड बाइलेयर को सैंडविच कर दिया, तो इसलिए इस मॉडल को सैंडविच मॉडल भी कहते हैं। तो ये मॉडल क्या कहता है कि लिपिड बाइलेयर सैंडविच बिटवीन इनर एंड आउटर लेयर ऑफ प्रोटीन। कि लिपिड बाइलेयर सैंडविच होता है और अंदर और बाहर की तरफ दो प्रोटीन्स की तहें होती हैं। तो दिस बेसिक स्ट्रक्चर इज़ कॉल्ड यूनिट मेम्ब्रेन, इसे कहते हैं यूनिट मेम्ब्रेन। और तकरीबन तमाम सेल के ऑर्गेनेल्स में ये पाया जाता है। ये डेवसन और डैनियले ने ये मॉडल पेश किया था, लेकिन रिसेंट टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से पता चला है कि ये जो लिपिड बाइलेयर है वो सैंडविच की सूरत में नहीं होती। तो अब ये मॉडल रिजेक्ट हो चुका है। ये तब मॉडल एक्सेप्टेबल था जब अभी दूसरे साइंसदानों ने कोई रिसर्च नहीं की थी या कोई प्रॉपर मॉडल पेश नहीं किया था, तो इसी मॉडल को ठीक माना जाता रहा काफ़ी अर्सा। लेकिन फिर जो है वो टेक्नोलॉजी से पता चला कि भाई ऐसे नहीं होता कि लिपिड बाइलेयर हो और इर्द गिर्द दो प्रोटीन्स की तहें हों, सैंडविच की सूरत में ये नहीं मौजूद होते। तो फिर जो एक्सेप्टेड मॉडल है, जो ज़्यादा तस्लीम किया जाता है, वो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या कहता है कि प्रोटीन की जो तहें हैं, ये पिछली डायग्राम में देखें, ये पूरी प्रोटीन की एक तह है पर्पल कलर में, ये नीचे भी प्रोटीन की तह है, ऊपर भी, दरमियान में लिपिड्स हैं। तो प्रोटीन बिल्कुल एक लगातार एक चादर की तरह बिछे हुए हैं प्रोटीन लिपिड के ऊपर। पर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहता है ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रोटीन लेयर लगातार कंटिन्यूस नहीं है, ना ही सरफेस के ऊपर एक तह की सूरत में है, बल्कि
वो लिपिड लेयर्स के अंदर एम्बेडेड है। एम्बेडेड मतलब धंसे हुए। ये देखें, ये लिपिड की 2 तहें हो गई वही येलो कलर की, ये अंदर ये प्रोटीन धंसी हुई हैं। ये रेड कलर में, ये ब्लू कलर में, जगह जगह पे प्रोटीन धंसी हुई हैं। मुकम्मल एक तय नहीं बनाई, बल्कि उनके अंदर एम्बेडेड हालत में है, धंसी हुई हालत में है। मोज़ेक मैनर मतलब समझ लें कि लिपिड का एक समंदर है, जैसे समंदर होता है पानी का, और जगह जगह पे बर्फ़ के तोदे या कुछ चट्टानें नज़र आती हैं। इसी तरह समझ लें लिपिड का एक बड़ा समंदर है और उसमें जगह जगह पे प्रोटीन धंसी हुई नज़र आती हैं जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इसका स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं। तो दिस मॉडल एट प्रेजेंट इज़ द मोस्ट एक्सेप्टेड वन। तो ये मॉडल सबसे ज़्यादा माना जाता है, इस मॉडल को एक्सेप्ट किया जाता है, क्योंकि जो मेम्ब्रेन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सैंडविच मॉडल पे पूरा नहीं उतरती। तो वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है ज़्यादातर जो खसूसियात है मेम्ब्रेन की उसके ऊपर जो है वो पूरा उतरता है। तो फिर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है वो तस्लीम किया जाता है। इसके अलावा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ लिपिड और प्रोटीन हो। ये आपको ये बारीक बारीक धागे नज़र आ रहे हैं, इनमें ग्लाइकोप्रोटीन्स भी होती हैं, कई जगहों पे ग्लाइकोलिपिड्स भी होते हैं, कई जगहों पे कोलेस्ट्रॉल और इस तरह के सब्सटेंसेस भी मौजूद होते हैं इसकी कंपोजिशन में। लेकिन जो मेन 2 कंपोनेंट्स हैं वो है लिपिड्स और प्रोटीन्स। बाकी जो जितनी भी चीज़ें हैं वो थोड़ी बहुत अमाउंट्स में हैं। कार्बोहाइड्रेट्स भी होंगे ग्लाइकोलिपिड्स की सूरत में, ग्लाइकोप्रोटीन्स की सूरत में, इसके अलावा और भी प्रोटीन्स होती हैं। ये जो प्रोटीन्स आपको नज़र आ रही हैं ये कैरियर का काम भी करती हैं, मटेरियल्स को अंदर सेल से बाहर से अंदर भेजना या अंदर से बाहर भेजना, कैरियर प्रोटीन्स कि जिसके ज़रिए ट्रांसपोर्ट भी होती है। नेक्स्ट हम चलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस की तरफ कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या क्या रोल प्ले करती है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट या वाइटल या कह लें सबसे जो इसका अहम रोल है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इज़ वन ऑफ द वाइटल रोल्स इट प्लेस फॉर द सेल। सबसे जो ज़रूरी किरदार प्लाज्मा मेम्ब्रेन अदा करती है वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, चीज़ों के ट्रांसपोर्ट करना अंदर से बाहर या बाहर से अंदर। इट ऑफर्स अ बैरियर, ये एक बैरियर है, सेल का अंदरूनी माहौल और बैरूनी माहौल को अलहदा रखना, ये मेम्ब्रेन ही है जो बैरियर का काम करती है। इट अलाउज़ ओनली सेलेक्टिव सब्सटेंसेस टू पास थ्रू इट, सिर्फ कुछ सेलेक्टिव चीज़ें हैं जो मेम्ब्रेन के अंदर से बाहर या बाहर से अंदर आ सकती हैं। हर चीज़ मेम्ब्रेन में से नहीं गुजर सकती। ज़ाहिर है अगर एवरी मटेरियल, एवरी केमिकल, एवरी आप कह लें सब्सटेंस मेम्ब्रेन से गुज़र सकता है अंदर से बाहर या बाहर से अंदर, फिर मेम्ब्रेन का बेनिफिट क्या है? फिर तो सेल का इंटरनल मटेरियल एक्सटर्नल जैसा ही होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। कुछ ही चीज़ें गुज़र सकती हैं जो अंदर से बाहर हैं या बाहर से अंदर हैं। तो इसलिए इंटरनल इन्वायरमेंट इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इसलिए ऐसी मेम्ब्रेन जो सिर्फ कुछ ही चीज़ों को गुज़रने दे, कुछ को ना गुज़रने दे, उसे कहते हैं डिफरेंशियली परमिएबल या सेलेक्टिवली परमिएबल। तो ये एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है मेम्ब्रेन का कि ये ट्रांसपोर्ट करती है मटीरियल्स की और सिर्फ सेलेक्टिव चीज़ों को गुज़रने देती है। और वो सेलेक्टिव चीज़ें कौन कौन सी हैं? द सब्सटेंसेस विच आर लिपिड सॉल्युबल, ऐसे सब्सटेंसेस जो लिपिड सॉल्युबल हैं। ये हम पढ़ते रहे हैं, सेकंड चैप्टर में भी हमने पढ़ा था कि पानी चूँकि पोलर है तो पोलर चीज़ों को हल करता है, लेकिन लिपिड्स मोस्टली नॉन पोलर होते हैं। तो नॉन पोलर चीज़ें लिपिड में हल हो जाती हैं, इसलिए वो इजीली गुजर जाती है, क्योंकि मेम्ब्रेन लिपिड्स की तो बनी हुई है, अंदर प्रोटीन्स तो जगह जगह पे हैं। तो ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में देखें ना कि अगर किसी चीज़ ने गुज़रना है तो वो लिपिड बाय लेयर में से भी गुज़र सकता है। जगह जगह पे लिपिड्स हैं, वो यहाँ से गुज़र जाए, यहाँ से गुज़र जाए, अंदर से बाहर या बाहर से अंदर। तो बेसिकली द सब्सटेंसेस विच आर लिपिड सॉल्युबल क्रॉस इट मोर इजीली, आसानी से गुज़र जाते हैं। देयरफॉर मटेरियल को फ्लो रेगुलेट हो रहा है। हाँ, जो आयंस होते हैं सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, वो जो हैं वो ग्रेडियंट के हिसाब से मूव करते हैं, मतलब कि उनकी कंसंट्रेशन को देखा जाता है, मद्देनज़र रखा जाता है कि अगर बाहर ज़्यादा हैं अंदर कम है तो वो बाहर से अंदर आ जाएंगे, अंदर ज़्यादा है बाहर कम है वो अंदर से बाहर चले जाएंगे।
या ज़रूरत पे भी डिपेंड करता है। कई बार सेल के अंदर चीज़ ज़्यादा होती है लेकिन बाहर कम होती है, पर फिर भी सेल को चाहिए होती है, वो कम से ज़्यादा भी ट्रांसपोर्ट हो जाती है। वो हम देखते हैं कि एक ट्रांसपोर्ट होती है जिसमें एनर्जी नहीं खर्च होती, उसे कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। लेकिन एक ट्रांसपोर्ट होती है जिसमें एनर्जी लगती है, उसे हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जो स्मॉल मालिक्यूल्स हैं, पानी, ग्लूकोज, चूँकि वो न्यूट्रल होते हैं, वो इजीली गुजर जाते हैं। लेकिन जो आयंस होते हैं, आयंस जो हैं उनको डिफ़िकल्टी होती, क्योंकि आयंस के ऊपर चार्ज होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज। जब किसी चीज़ के ऊपर चार्ज आता है तो वो फिर मेम्ब्रेन में से गुजरना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आयनिक चीज़ें गुजरती नहीं, वो गुजरती हैं। लेकिन हमने कहा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में कि जगह जगह पे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एम्बेडेड हैं, तो वो प्रोटीन मॉलिक्यूल कैरियर का काम करती हैं। तो फिर जो चीज़ें आसानी से नहीं गुजर पाती वो फिर कैरियर प्रोटीन्स के ज़रिए गुजर जाती हैं। वो जो कुछ प्रोटीन्स हैं वो गेट्स का काम करती हैं, दरवाज़ों का काम करती हैं। वो स्पेशल किस्म के आयंस, पोटाशियम, सोडियम, इन चीज़ों के गुजरने में हेल्प करती हैं। मैनी सब्सटेंसेस विच आर नॉट नीडेड कॉन्स्टेंटली इंटर द सेल बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट। कई सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं कि जिनकी सेल को ज़रूरत भी नहीं है लेकिन वो सेल में लगातार आते रहते हैं। वो आते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए। उसकी रीज़न ये होती है कि वो सेल के बाहर ज़्यादा मिकदार में होते हैं और सेल के अंदर कम मिकदार में होते हैं, इसलिए वो ज़्यादा से कम की तरफ आते हैं। इसे कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। जैसे पानी है, पानी अगर सेल के बाहर ज़्यादा हो, सेल के अंदर कम हो, तो पानी अंदर आना शुरू हो जाता है। लेकिन कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अगेंस्ट का मतलब है, दो टर्म हम यूज़ करते हैं, एक टर्म होती है अलोंग द ग्रेडियंट, एक टर्म होती है अगेंस्ट द ग्रेडियंट। दोनों में फ़र्क क्या है? अगर एक चीज़ ज़्यादा से कम की तरफ जा रही हो उसे कहते हैं अलोंग द ग्रेडियंट, और अगर एक चीज़ कम मिकदार से ज़्यादा की तरफ जा रही हो उसे कहते हैं अगेंस्ट, क्योंकि रूल यही है नेचर का, ज़्यादा से कम। लेकिन अगर उसे अगेंस्ट ग्रेडियंट लेके जाया जाए तो उसके लिए एनर्जी दरकार होगी। तो सम सब्सटेंसेस आर टेकन अप अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी दे मूव फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू अर एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन। सेल को चूँकि ज़रूरत है, चाहे सेल के अंदर वो चीज़ ऑलरेडी ज़्यादा होगी, फिर भी सेल अगर उसको ज़रूरत है वो उन चीज़ों को अगेंस्ट द ग्रेडियंट लेके आएगा, तो उसके लिए उसको रिक्वायर एनर्जी, और उस एनर्जी की वाली मूवमेंट को हम कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और आपको पता है कि एनर्जी किस सूरत में होती है? एटीपी की सूरत में होती। और एक और मेम्ब्रेन का फंक्शन ये है कि सेल मेम्ब्रेन कई बार क्या करती है, चीज़ों को अंदर लाने में हेल्प करती है। किसी चीज़ को अंदर लाने के लिए वो फोल्ड बना लेती है, उस फोल्ड के अंदर वो चीज़ पैक हो जाती है, फिर वो मटेरियल एक वेजिकल की सूरत में अंदर आ जाता है। ये जैसे डायग्राम में देखें, अब एक पार्टिकल है, उसने सेल के अंदर आना है, तो ये पार्टिकल मेम्ब्रेन यहाँ से फोल्ड होगी, उसको वेजिकल में पैक करके अंदर ले आई। या इधर देखें, ये छोटे पार्टिकल्स हैं, उनको मेम्ब्रेन ने फोल्ड किया और वो चीज़ें अंदर आ गई। तो मेम्ब्रेन अगर फोल्ड होके मटेरियल्स को अंदर लेके आए, इस प्रोसेस को कहते हैं एंडोसाइटोसिस। Cell membrane help to take in material by infolding in the form of vacuoles. This type of intake is termed as endocytosis. और फिर एंडोसाइटोसिस की दो टाइप्स हैं। अगर सॉलिड पार्टिकल अंदर आ रहा है उसे हम कहेंगे फेगोसाइटोसिस, और अगर कोई पानी नमकियात की तरह का कोई मटेरियल अंदर आ रहा है, लिक्विड पार्ट आ रहा है, उसे हम कहेंगे पाइनोसाइटोसिस। तो टू एंगल्फ सॉलिड पार्टिकल्स फेगोसाइटोसिस, टू टेक इन लिक्विड मटेरियल पाइनोसाइटोसिस। इसमें उन्होंने आगे मिसाल दी है कि जो न्यूरॉन्स होते हैं उनमें नर्व इम्पल्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जाता है, तो वहाँ पे भी मटेरियल्स एक न्यूरॉन से निकल के दूसरे में दाखिल हो रहे होते हैं। वहाँ पर भी बेसिकली जो है वो एंडोसाइटोसिस हो रही होती है कि जब मटेरियल न्यूरॉन अगले न्यूरॉन में दाखिल हो रहे होते हैं तो मेम्ब्रेन इन फोल्डिंग बनाती है, वो मटेरियल पैक हो के अगले न्यूरॉन में चले जाते हैं। तो इस तरह की मूवमेंट को कहते हैं एंडोसाइटोसिस। एक चीज़ें तो हमने जो पीछे पढ़ी पैसिव ट्रांसपोर्ट या एक्टिव, उसमें तो मेम्ब्रेन में से गुजरना है, कोई फोल्ड नहीं होना। एंडोसाइटोसिस में क्या है, मेम्ब्रेन फोल्ड हो जाती है किसी चीज़ के इर्द गिर्द, और जब फोल्ड हो जाती है फिर वो चीज़
एक वैक्यूल की सूरत में पैक होके अंदर आती है, इसे कहते हैं हम एंडोसाइटोसिस। तो ये थे मेम्ब्रेन के मुख्तलिफ फंक्शंस। तो मेन चीज़ तो यही है, ट्रांसपोर्ट ही हो रही है मुख्तलिफ चीज़ों की, अंदर से बाहर या बाहर से अंदर। वो ट्रांसपोर्ट पैसिव ट्रांसपोर्ट भी है, वो ट्रांसपोर्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी है, वो ट्रांसपोर्ट जो एम्बेडेड प्रोटीन्स के ज़रिए भी है, वो ट्रांसपोर्ट फोल्ड की सूरत में भी है। तो मुख्तलिफ़ किस्म की जो ट्रांसपोर्ट हो रही, और इसकी केमिकल कंपोजिशन भी हमने पढ़ ली, मॉडल्स भी पढ़ लिए। जो पहला पुराना मॉडल था वो भी पढ़ लिया, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, फिर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल भी पढ़ लिया। तो इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी आप मुझसे इन्फॉर्मेशन चाहते हो, ना समझ आई हो कोई बात, कोई कन्फ्यूजन हो, आप मुझे मैसेज करें। वीडियो के नीचे कमेंट्स में भी मैसेज कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप इनबॉक्स पे भी मैसेज कर सकते हैं। और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट नए लेक्चर के साथ, नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। आज के लिए बस इतना ही। इसको अच्छी तरह से पढ़ें, याद करें, और इंशाल्लाह फिर नए लेक्चर के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।